आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का मोर्चा है। प्रदेश की 4000 ब्रांचेस पर ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये हड़ताल प्रस्तावित की गई। कल भी हड़ताल थी, आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और ऐसे में कई ब्रांचेस पर ताला लटका हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो 4000 से ज्यादा ब्रांचेस बंद हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज भी हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक भुनाने और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। 4000 से ज्यादा ब्रांचेज आज फिर बंद रहेंगी और उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से बैंक बंद और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बैंक कर्मी हल्ला बोलते हुए नजर आए। निजीकरण के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जब बैंक कर्मियों ने हड़ताल की और ब्रांचेज बंद रखे गए। तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपको दिखा रहे हैं, जहां बैंक कर्मी लगातार जुटे हुए हैं मोर्चे पर और हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन है इनकी हड़ताल का। निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल इनकी जारी है। आज राजस्थान की फिर से 4000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस बंद रहेंगी। तो हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं उदयपुर से। सबसे पहले कपिल, आप ही के पास आऊंगे। उदयपुर में क्या हाल है अभी भी? क्या बैंक कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ? उसने लिया ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए हड़ताल का दूसरा दिन है और सभी बैंकिंग सेवाएं पिछले 2 दिन से प्रभावित है। आज भी आप देखिए कि मैं बैंक तिराहे के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन के लिए जमा होना शुरू हो गए हैं। कल भी यहीं पर प्रदर्शन किया गया था और मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखिए कि आज भी जो बैंक कर्मचारी है वे हड़ताल के लिए जमा है। और यूनियन के पदाधिकारियों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे कि कल का जो हड़ताल का दिन था कैसा रहा, कितना प्रभाव उदयपुर में देखने को? कल हमारी हड़ताल सफलतापूर्ण रही। सारे ही बैंक बंद रहे, हमारे कॉमर्शियल बैंक, और करीब 500 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। आप बताइए कि अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह से आंदोलन का रुख होगा? अभी हमने 2 दिन की हड़ताल की है। अगर केंद्र सरकार उसके बाद भी अपनी नीतियों से बाज नहीं आई तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बहुत जल्दी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले ये हड़ताल की जा रही है और बैंक कर्मचारियों का जुटना शुरू हो चुका है। कुछ देर में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से कल भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी आवाज बुलंद की गई थी, ये कोशिश की गई थी कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया जाए। और निजीकरण के खिलाफ मुख्य रूप से ये 2 दिवसीय हड़ताल की गई और जैसा कि हमने अभी यूनियन के पदाधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि सरकार यदि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप दिया जाएगा। चलिए जोधपुर चलते हैं। अब चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर के बैंक कर्मियों का क्या कहना है, चंद्रशेखर? बात करें तो जो 2 दिवसीय बैंक की हड़ताल है उसमें प्रदेश भर में लगभग 4000 जो बैंक है वो बंद है। इसके अलावा देश भर में लगभग 9 लाख से ज्यादा जो बैंक कर्मचारी है इनकलाब के नारे के साथ सड़कों पर उतरे हैं। निजीकरण के खिलाफ ये जो मुहिम है जिसके चलते जो है हड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका एक ही मांग है कि जो निजीकरण किया जा रहा है उसका जो लगातार विरोध कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है। और सर, क्या मांग को लेकर हड़ताल?
केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र के अंदर जो बैंकों को निजीकरण करने का एक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है, जिससे बैंकों को प्राइवेट करने का रास्ता साफ होगा और जनता के जो लाखों करोड़ों रुपए जो सरकारी बैंक में जमा हैं वो सरकारी बैंक में ही सुरक्षित है, ना कि प्राइवेट बैंक में। हमने देखा आज़ादी के बाद से हजारों प्राइवेट बैंक आज तक डूब चुके हैं और हमारे ग्राहकों के पैसे, देश की जनता के पैसे उसमें डूब चुके हैं। तो हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से, तो इस काले कानून को संसद के अंदर ना लाएं और इस कानून से पीछे हट जाएं। आज तक 2008 के अंदर जब विश्वव्यापी मंदी आई थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो थे वो धाराशायी हो गए। सर, सवाल ये है कि हड़ताल ही क्या आखिरी रास्ता है? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, वित्तीय काल अटके हुए। ये हड़ताल जनता को देखते हुए की जा रही है। जनता के जो पैसे हमारे बैंकों में जमा है, ये हड़ताल की जा रही है और जनता को असुविधा ना हो, इसीलिए ये हड़ताल जो है वीक के मिड के अंदर की गई है, ना कि छुट्टियों से लगातार करते हुए। हड़ताल जो है जनता के फायदे के लिए करने का आप दावा कर रहे हो, लेकिन वही जनता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आने वाले जनता को ही तकलीफ पड़ेगी। बैंक जनता के लिए ही कर रही है। लोगों को वित्तीय कार्यों में परेशानी आ रही है सर। नहीं, वित्तीय डिजिटल है, वित्तीय कार्य में परेशानी हम जनता के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे और हड़ताल होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो यहाँ पर चेतावनी दी गई है और बड़ी संख्या में बैंक कर्मी यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस निजीकरण का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी, खैर, ऐसी ही कुछ तस्वीरें जयपुर से भी आ रही हैं। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जयपुर के बैंक कर्मियों का क्या कहना है? क्या किसी का समर्थन भी प्राप्त है? कोई पहुंचा हुआ है उनको समर्थन देने के लिए वहां? बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल का। बैंक कर्मी आज भी जो है बैंकों के ताले नहीं खुले हैं और बैंक कर्मी प्रदर्शन करने के लिए अब एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक कर्मी अब धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ देर बाद में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि समर्थन की बात है, तो कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, बैंक कर्मियों से जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। सूरजभान आमेरा जो कि महासचिव है बैंक यूनियन में, उनसे बात कर लेते हैं। सूरजभान जी, आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल का, किस तरह से आप लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है? कि अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया आपको? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश के सभी 12 सार्वजनिक बैंकों में मुकम्मल 100% हड़ताल है। जहां तक बैंक कर्मचारी संगठनों की बात है, और सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं और अन्य सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी और सार्वजनिक संगठनों ने भी और किसान संगठनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया और निजीकरण का विरोध किया। सूरजभान जी, 2 दिन की हड़ताल है आज, कितनी व्यापक आप हड़ताल मान रहे हैं? क्या सफल हड़ताल है आपकी? जी बताएं। हड़ताल 100% हड़ताल है। बैंकों के अंदर कामकाज पूरी तरह ठप है। एटीएम में कैश नहीं रखा गया है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंकिंग शाखाओं में नहीं हो रहा है। भारत सरकार को अपनी सारी सूचना तंत्र के माध्यम से जमीनी हकीकत की सूचना इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जब भी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस ने इस देश में हड़ताल दी है, 100% बैंकों के शटर और चैनल गेट बंद रहे हैं। भाई जी, 2 दिन की हड़ताल आप कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। पहले 2-3 दौर की वार्ता चल गई, सरकार आपकी बात नहीं मान रही। आपको लगता है इस हड़ताल के बाद कुछ असर होगा? अवश्य असर होना चाहिए। इसके हड़ताल के बाद में अगले दिन सारे संगठनों की मीटिंग है, उसमें आगामी जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान होने की संभावना है। मतलब आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं अगर आपकी मांगे नहीं मानी? बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बैंक यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनका यह कहना है कि आज की दूसरे दिन की हड़ताल के बाद में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की राष्ट्रव्यापी एक बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठा रही तो ठीक है, वरना ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्योंकि जो सवाल है वो निजीकरण को लेकर है, क्योंकि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है, जैसा कि बैंक में कह रहे हैं, तो फिर इनकी रोजी रोटी को भी संकट होगा, इनकी नौकरियों को भी संकट होगा। जैसा ये कह रहे हैं कि जनता का जो पैसा है वो निजी हाथों में चला जाएगा। तो लड़ाई लंबी है और बड़ी है और ऐसे में ये लोग भी अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। खैर, बीकानेर से भी तस्वीरें आ रही हैं। बीकानेर में देखेंगे कि बैंक कर्मी किस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कल जिस तरह से बैंक बंद रहे, आज भी वैसा ही जोश कायम है बैंक कर्मियों का? जी बिल्कुल, बीकानेर जो प्रदेश के साथ साथ बीकानेर के बैंकों को भी बंद रखा गया है और कल भी जो कर्मचारी हैं वो
काफ़ी जोश में नज़र आ रहे थे। और अब जो थोड़ी ही देर में बीकानेर के SBI PP ब्रांच से जो है वो कर्मचारी एक रैली निकालेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर सरकार की निजीकरण की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि अभी कुछ कर्मचारी ही आ पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कर्मचारी जब एकत्रित हो जाएंगे तो कल की तरह ही एक विशाल रैली निकाली जाएगी। और जो बैंक कर्मचारियों की मांग है कि जो सरकार है वो निजीकरण का जो विधेयक ला रही है उसे सदन में नहीं रखा जाए। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि बीकानेर के कुछ ट्रेड यूनियंस ने भी जो ये बैंक कर्मियों की जो हड़ताल है उसको अपना समर्थन दिया है। ऐसे में जो कई ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग भी कल रैली में शामिल हुए थे और आज भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रैली में शामिल होंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो 2 दिन की हड़ताल है इससे पूरे जिले में लगभग 500 करोड़ से अधिक का जो है वो बैंकिंग कार्य प्रभावित हुआ है। लेन देन की बात हो चाहे जो दूसरे लेन देन हो, सभी तरह के जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और सरकारी बैंकों में पूरी तरीके से जो ताले लगे हुए हैं। जी शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है, सभी बैंक बंद है। अगर राजस्थान की ही बात करें तो 4000 से ज्यादा ब्रांचेस आज बंद रहेंगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू। आजकल में समझ गो लाइट बंद करें बोल शू आगे की बात। चाय पिलाओ। गहलोत सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। सीएम गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुमुखी विकास की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा और संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन और कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य के संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के सफल 3 साल पूरे होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन, चहुमुखी विकास की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा और संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन, कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। तो आज गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और विकास की कामना की है। क्योंकि गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, तो ऐसे में सभी विभागों की समीक्षा बैठक होनी है। सीएम गहलोत आज समीक्षा बैठक लेंगे। 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट ली जाएगी। शाम 5 बजे सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। आज सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक प्रस्तावित की गई है। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी विभागों की समीक्षा बैठक है। इसमें सभी विभागों से फीडबैक लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट ली जाएगी।
तो वहीं गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। खरी उतर रही है, जनता की सेवा कर रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, अच्छे अच्छे काम विकास के किए गए हैं, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया गया है, बजट अच्छे दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करके उनके काम कर रहे हैं। अब हमने दोबारा से यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो मंत्री दरबार लगाया है उसमें तमाम मंत्री आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी अपनी समस्याएं बताएंगे, चाहे वो विकास से संबंधी हों चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हों, उनको हम लोग समाधान कराएंगे। और एक चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि महीने के महीने जिन जिन लोगों के काम हो गए, दोबारा जब मंत्री आएगा तो वो अपनी जो पहले का रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर के साथ में आएगा कि हमें पहली जन सुनवाई में ये चीज़ें मिली थी, इनमें ये चीज़ हमारे से होने वाली थी, ये चीज़ दूसरे डिपार्टमेंट की थी, ये मुख्यमंत्री जी से संबंधित थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका पूरी तरीके से फीडबैक लेगी और हमें ये लगेगा, महीने 2 महीने से जब समीक्षा हमारी होगी तो हमें ये लगेगा कि ये बात हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार को प्रस्ताव के रूप में, सुझाव के रूप में भेजनी चाहिए। तो वो लोग हम लोग भेजेंगे और मैं समझता हूं कि सरकार उसके ऊपर अमल करेगी। जनता जनार्दन के काम हों, जनता को योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम लोग कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपसे अपेक्षा कर रहा है कि उनको जो राजनीतिक नियुक्तियां बची हुई है तो जल्द में। बिल्कुल निश्चित रूप से जल्दी होंगी, इसमें कोई अब ज़्यादा देर होने वाला समय नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रैली कार्यकर्ताओं के कारण से हमारी महासफल रही है। रैली का टारगेट दिया था हमने, महारैली की राजस्थान में, और सफल के बजाय महासफल हुई है। तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि उनको जो भी राजनीतिक नियुक्तियाँ हो, मान सम्मान हो, उनके व्यक्तिगत काम हो, उनके सार्वजनिक काम हो, उसके ऊपर सरकार पूरी प्राथमिकता से काम करे। ये हमारा और आला कमान इसके ऊपर गंभीरता के साथ में काम कर रहा है और जल्द ही कार्यकर्ताओं को नियुक्तियाँ भी मिलेंगी और उनके होने वाले तमाम काम सत्ता और संगठन में होंगे। संगठन का भी हम लोग विस्तार करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर निगम, नगर निकाय, इनमें जहाँ जहाँ भी है वो नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम, पीसीसी का जो है विस्तार वाला काम, ब्लॉक अध्यक्षों का काम और प्रकोष्ठों के गठन का काम, इनकी कार्यकारिणी जिलाओं की बनाने का काम, ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यकारिणी। प्रधानमंत्री मोदी देश भर के मेयर्स के साथ संवाद कर रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि भाई ये तो उन्हीं को इनाम जाने वाला है, वही आगे बढ़ गए हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकाले और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के 3 शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लंबे समय से जिस एथेरियम 2 का इंतजार था वो अब लगभग तैयार हो गया है।
एथेरियम के को फाउंडर वितनिक बट्री ने सोमवार को इस लैंडमार्क अपग्रेड को हासिल करने के लिए एंड गेम रोड मैप की रूपरेखा साझा की। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड से एथेरियम ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। 27 वर्षीय बट्री ने एथेरियम 2 के ब्लॉक उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं का हल ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ब्लॉक प्रोडक्शन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया क्योंकि नेटवर्क स्केलेबिलिटी की दिशा में काम करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही जो कम संसाधनों पर आधारित हो और जिससे यूजर्स खुद ही बड़े सस्ते दामों पर ब्लॉक वैलिडिटी की जांच कर सके। लेटेस्ट ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार मई में चीन ने माइनर्स पर जो कार्रवाई की उससे आखिरकार अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट उभर गया है। बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध से ठीक पहले इसकी टोटल हैश रेट प्रति सेकंड रिकॉर्ड 180.666 मिनट के आसपास थी। फिर चीन ने माइनिंग को अनप्लग करने और विदेश जाने, ऑपरेशन बंद करने या भूमिगत होने के बाद ये रेट जल्द ही गिर गए। इनमें से कुछ माइनर्स रसिया और कजाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये दो देश बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन में वर्ल्ड्स नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। कई बिटकॉइन माइनर्स यूएस चले गए और अमेरिका भी टॉप 3 माइनिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। हालांकि शुक्रवार को ब्लॉकचेन ने जो जानकारी दी कि प्री बैन टोटल हैश रेट अब पूरी तरह से उभर गया। 181.774 मिनट के साथ उसने स्प्रिंग लेवल्स को भी पार कर लिया। नए ग्लोबल रिसर्च में पाया गया कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से ऐसे बैंकों में स्विच हो सकते हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट ऑफर करते हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की, जो वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के तहत डिजाइन किया गया, जिससे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो पेशकश के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए उत्सुक है या फिर एनएफटीज में डील करने को लेकर रिटेलर्स या सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना सबसे पहले जरूरी है। 60 से अधिक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर काम कर वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं। वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड कार्ल रटस्टीन ने कहा कि पिछले साल के तुलना में क्लाइंट्स माइंडसेट में इस बार काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब क्लाइंट क्रिप्टो को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोड मैप बनाने की दिशा में आगे आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड हो। दरअसल दुनिया के अलग अलग फाइनेंस बॉडीज ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं बढ़ते क्रिप्टो सेक्टर में डिजिटल एसेट्स की वजह से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क ना बढ़ जाए। इसी के चलते आईएमएफ ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम वातावरण की जरूरत भी है। अपने ब्लॉग पोस्ट में आईएमएफ ने लिखा कि इसके लिए देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एक्सचेंजर्स या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना होगा। आईएमएफ ने अपने उभरते बाजार और विकासशील देशों में संबंधित क्रिप्टोआइजेशन पर भी चिंता जताई, जहां क्रिप्टो करेंसीज नियमों और प्रतिबंधों को दरकिनार कर घरेलू मुद्रा की जगह ले सकती है। आईएमएफ ने यह भी सिफारिश की कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले वित्तीय संस्थानों को जोखिम की सीमा, इन्वेस्टर और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।